नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उसी दौर की एक और घटना लेकर आया हूँ। उसी दौर से मेरा मतलब 95, 96 और 97, उसके बाद की भी घटनाएं आगे बताऊंगा। ये वो दौर था जब पुलिस के पास संसाधन नहीं थे। ये वो दौर था जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, जब इंटरनेट नहीं थे, जब इन्वेस्टिगेशन के मॉडर्न टूल्स नहीं थे। अपराध होने की दिशा में विवेचना में बड़ी तकलीफ होती थी, बहुत कठिनाई होती थी आगे बढ़ने में। सारी तफ्तीश मुखबिरों की बताई गई सूचना को वेरीफाई करने के बाद गवाहों के बयान पर टिकी रहती थी। पूरा का पूरा केस अदालतों में गवाहों के बयान पर लड़ा जाता था। ये वो दौर था। उस दौर की एक घटना जो शहर बनारस की है, बहुत ही गंभीर घटना थी जिसका आफ्टर इफेक्ट हम लोगों ने लखनऊ में महसूस किया था। बात 8 अप्रैल 1997 की है। बनारस शहर में एक जगह है नरिया तिराहा, लंका से आगे जाने पर। समाजवादी योजन सभा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, सुनील राय, वो अपने घर से 5 बजे निकले और काशी विद्यापीठ का जो स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन हाल में संपन्न हुआ था, उसमें जीते हुए जो अध्यक्ष थे राम प्रकाश पांडे, उनके घर पर बधाई देने के लिए गए। वो भी उन्हीं के संगठन से जुड़े हुए थे, राम प्रकाश पांडे जी। उनके घर पे गए, उनका स्वागत हुआ, बहुत से लोग इकट्ठा थे, उनको भी साथ ले लिया और फिर वहाँ से गए। जो स्टूडेंट यूनियन का महामंत्री का चुनाव हार गए थे, संजय कुमार सिंह, उनके घर पे गए, उनकी हौसला अफजाई के लिए कि कोई बात नहीं, अब की बार हार गए, थोड़े वोट से हारे, अगली बार हम सब लोग साथ खड़े होंगे, जीतोगे। वही जो रवायत है वही पूरा करने, अपनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने उनके यहाँ गए, संजय कुमार सिंह के यहाँ। वहाँ से रास्ते में ब्रिज इनक्लेव में एक डॉक्टर केपी यादव, वहाँ की नोन पर्सनालिटी, नेता और डॉक्टर भी थे, उनके पास डॉक्टर केपी यादव के यहाँ गए। ब्रिज इनक्लेव में उनका निवास था, उनसे बातचीत की, काफ़ी देर तक हंसी मजाक हुई। काफ़ी लोग उस समय सुनील राय के साथ हो लिए थे। फिर उन्होंने उनसे ये कह के विदा लिया कि मैं चंदौली में चकिया विधानसभा है, उसके विधायक सत्य प्रकाश सोनकर की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बीएचयू के सरसुंदर लाल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मैं उनका ज़रा हाल चाल ले आऊँ, उसके बाद रात में आपके पास आता हूँ, आपके साथ बैठकर खाना खाऊंगा। इस नोट के साथ वहाँ से गए और समाजवादी पार्टी के विधायक सत्य प्रकाश सोनकर, जो चकिया से विधायक थे, सरसुंदर लाल हॉस्पिटल बीएचयू कैंपस के भीतर का हॉस्पिटल है, वहाँ भर्ती थे। उनको देखा, उनको भी ढाढ़स धैर्य जो भी है वो बंधाया, थोड़ी देर तक वहाँ रुके, फिर वहाँ से वापस अपने घर के लिए लौट चले। अब तक उनके काफिले में 2-3 गाड़ियाँ और 10-15 लोग हो चुके थे। उनकी अपनी गाड़ी लाल रंग की मारुति थी, मारुति 800, उसको वो स्वयं चलाया करते थे हमेशा। वहाँ से लंका होते हुए नरिया के रास्ते पर पहुँचे। युवजन छात्र सभा के, यानी उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी अपनी जीप पर पीछे पीछे चल रहे थे। एक जगह लंका से आगे काफिला रोक के त्रिवेदी जी को उन्होंने कहा कि आप मेरी गाड़ी में, मारुति में बैठिए। चूंकि जगह नहीं थी, उनका गनर भी उसी में बैठा था। गनर का मतलब जो शासकीय सुरक्षा गार्ड जो सरकार प्रदान करती है, यूनिफॉर्म्ड गार्ड जिसके पास अर्ध स्वचालित हथियार, सेमी ऑटोमेटिक वेपन होते हैं, उसके साथ बैठा हुआ था। उससे कहा कि तुम त्रिवेदी जी की जीप में बैठ जाओ, हमें कुछ बात करनी है। त्रिवेदी जी उनकी गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बीच में आके बैठ गए और गनर वहाँ से त्रिवेदी जी की जीप में पहुँच गया। नरिया तिराहे से थोड़ा आगे बढ़ते ही वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की मारुति 1000 खड़ी थी पहले से। ये बात प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई थी।
पहले से खड़ी थी। जब उनका 2-3-4 गाड़ियों का काफिला क्रॉस हो गया तो वो गाड़ी पीछे पीछे बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने पीछे की 2-3 गाड़ियों को ओवरटेक कर लिया और वो लाल रंग की मारुति 800 जिसे सुनील राय चला रहे थे उसके पास तक पहुंची। लेकिन ये बात वहाँ सबके नॉलेज में थी, सबके जानकारी में थी कि सुनील राय किसी को ओवरटेक नहीं करने देते जब तक वो ये इत्मीनान न कर लें कि इसमें जो आदमी बैठा हुआ है वो उनके लिए हानिकारक नहीं है। इसीलिए सफ़ेद मारुति 800 वाले ने धीरे 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 वो लाल मारुति के पीछे पहुंचा, लेकिन उसने ओवरटेक करने के लिए न तो हॉर्न दबाया न किसी तरह का इंडिकेटर दिया कि वो इनसे आगे निकलना चाहता है। थोड़ी देर में वो सफ़ेद मारुति लगभग समानांतर आकर खड़ी हुई। निकलने की चेष्टा नहीं की उसने, समानांतर खड़ी हुई और जब वो ठीक समानांतर हो गई तो आगे और पीछे दोनों तरफ की शीशे उतार कर उसमें से बड़े असलहे सामने आ गए। 9mm की कार्बाइन एक थी जो देखी गई थी और दूसरी 9mm की संभवतः पिस्टल थी। असलहा निकालते ही ताबड़तोड़ गोलियां कार सवार लोगों पर चलाई गईं। सुनील राय चूंकि सबसे नज़दीक थे, ड्राइविंग सीट पे थे, उनके सिर पर कई गोलियां लगीं। सिर पर गोलियां लगने के बाद अचानक पैर उनका एक्सीलेटर पर बढ़ गया। गाड़ी बहुत तेज आगे निकली। थोड़ी देर बाद वो ओवरटर्न हो गई, उलट गई, पलट गई। पलटने के बाद वो मुड़ गई, यानी जिस तरफ से आ रही थी मुंह गाड़ी का उस तरफ हो गया। मारुति 1000 से 4 लोग और निकले, सबके हाथों में हथियार थे। गाड़ी उल्टी हुई थी, पलटी हुई थी। उसके भीतर झांक के जिन जिन के हरकत हो रही थी उन सबको 4-4, 6-6 गोलियां मारी। अब आप अंदाज लगाइए, जिनको बनारस की ट्रैफिक का अंदाज है उस दौर में, 90 के दौर में और इस शताब्दी के पहले दशक के दौर में, कि वहाँ पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। बहुत ही कंजेस्टेड बसा हुआ शहर है और उस ज़माने में तो न कोई फ्लाईओवर थे, न कोई अंडरपास थे, न कोई ऐसे मॉडर्न गजेट्स थे जैसे ट्रैफिक लाइट्स में एक फिक्स्ड टाइम पर या टाइम फिक्स करने के बाद ही गाड़ियाँ लाल, हरी या पीली दिखाई देती हैं बत्तियों में। तो ऐसा भी कुछ वहाँ नहीं था। ट्रैफिक की सारी जिम्मेदारी 1 या 2 ट्रैफिक कांस्टेबल जो चौराहे पर हुआ करते थे उन पर रहती थी और लोग गाहे बगाहे उन्हीं पर अपना गुस्सा उतारते थे। उस समय भी ये गाड़ी उसी ट्रैफिक के जाम में फंसी हुई 15 या 20 के स्पीड में चल रही थी। पैरेलल जाने वाली गाड़ी ने, सफ़ेद मारुति 1000 ने उसी स्पीड में जाकर गोलियां चलाईं। गाड़ी उलट गई, लोग उतरे और गिरी हुई गाड़ी में झांक झांक कर किनके किनके हाथ पैर अभी चल रहे हैं या हरकत हो रही है उनको भी ढेर सारी गोलियां मार दी। भारी ट्रैफिक वाले शहर, ट्रैफिक कंजेशन वाले शहर बनारस में उतनी देर के लिए ट्रैफिक रुक गई। लोग तमाशा देखते रहे। सैकड़ों लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, कैसे लोग उतरे, कैसे मारा, फिर कैसे मारुति 1000 में सवार हुए और आगे की तरफ निकल गए। वायरलेस पे ये सूचना प्रसारित हुई कि तिराहे के पास एक गाड़ी में सवार 5 लोगों की गोली मारकर हत्या हुई है। हत्या सभी स्वचालित, अर्धस्वचालित हथियारों से, अत्याधुनिक हथियारों से हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस वालों को टेलीफोन करके, पीसीओ से फ़ोन करके, और ख़ासकर जो पुलिस के जानने वाले होते हैं वही इस तरह की सूचना फ़ोन पर पुलिस को देते हैं। दूसरा आदमी सोचता है कौन बवाल में पड़े, अभी हम ही से पूछताछ शुरू हो जाएगी। तो ये सूचना मिल गई, वायरलेस पे सूचना ये दौड़ाई गई कि साहब गंभीर घटना हो गई है, 5-5 लोगों की हत्या हो गई है। आईजी बनारस में ही रहते हैं, हेडक्वार्टर है उनका, डीआईजी बनारस भी वहीं रहते हैं। तो आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, एसपी सिटी और सारे अधिकारी अगले 15-20 मिनट में, आधे घंटे में ट्रैफिक के हर्डल्स को पार करके मौके पर पहुंच गए।
तब तक पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया था। बॉडीज़ को उसके भीतर से निकाल के एक गाड़ी में रख के उसे हॉस्पिटल की तरफ ले गए थे। उसमें होना कुछ नहीं था। हॉस्पिटल पहुंचते ही पांचों को ब्रॉड डेड बताया गया। गाड़ी को फौरन क्रेन बुला के उसे उठा के थाने पे खड़ा कर दिया गया। घंटे 2 घंटे में वाराणसी का ट्रैफिक नॉर्मल हो गया। आने जाने वालों को ये भी आभास नहीं हुआ कि इसी जगह पर थोड़ी देर पहले 5 व्यक्तियों की हत्या हुई होगी। ट्रैफिक जाम न हो, लोग बहुत ज़्यादा इसे देखें नहीं, बहुत ज़्यादा कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए फ़ौरन गाड़ी और आदमी वहाँ से हटा दिए गए। हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड बताए जाने के बाद उन सभी पांचों को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस चीड़घर भेज दिया गया। शाम 7 साढ़े 7 बजे की घटना थी। 9 बजे के समाचार में लखनऊ में हम लोगों को जानकारी हो गई कि बड़ी घटना बनारस में हुई है। उस ज़माने में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ जो हर ज़िले में होती है, आज भी है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको सामान्य भाषा में LIU कहते हैं। LIU रात में 12 बजे के आसपास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जनरेट करती थी, जिसको टुडे एंड टुमारो कहते थे, आज और कल भी कहा जाता था। वो सभी वरिष्ठ अधिकारियों जैसे SSP को, DM को, SP सिटी को, और मैं चूंकि CO हजरतगंज था उस समय, तो मुझे भी एक प्रति 12 बजे के आसपास दी जाती थी। आजकल उसे इसलिए या टुडे टुमारो इसलिए कहा जाता है कि आज की सारी घटनाएं, धरना, प्रदर्शन, क्राइम, इस तरह की सारी घटनाएं उसमें लिखी होती हैं, और कल जो संभावित घटनाएं हैं, चाहे वो पॉलिटिकल धरना प्रदर्शन हो या किसी और चीज़ की जिसकी नोटिस अखबारों के माध्यम से पहुंचती है, उसके बारे में जिक्र होता है। हमारे SP सिटी उस दौर में थे आशुतोष पांडे साहब। आशुतोष पांडे जी को जैसे ही ये टुडे टुमारो मिला, वो लेके मेरे ऑफिस में हजरतगंज में आ गए और उन्होंने कहा कि बनारस में गंभीर घटना हो गई है और समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और एक छात्र नेता, इसकी हत्या की गई है अत्याधुनिक हथियारों से। कल इन लोगों ने नोटिस दी है हजरतगंज चौराहे को जाम करने की, धरना प्रदर्शन करने की। अच्छा पुलिस का बंदोबस्त होना है, पुलिस कहाँ कहाँ से लाई जाए, एक एक थाने से कितनी कितनी फोर्स लगाई जाए, कितनी PAC लगाई जाए, ये बैठ के वहीं डिस्कशन करने के लिए आए थे। वहीं से उन्होंने फ़ोन से SP सिटी बनारस से घटना के बारे में डिटेल बात की कि हुआ क्या था, कोई रंजिश थी या किस तरह की बातें थी। खैर, बात करने के बाद उन्होंने बताया कि राजेश, ये घटना गंभीर है और कल तमाशा हो सकता है, कानून व्यवस्था की बड़ी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि समाजवादी योजन सभा और लोहिया वाहिनी ने कल धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने की कॉल दी है। खैर, घंटे 2 घंटे में हम लोगों ने फोर्स का इंतज़ाम किया। शहर से किन किन थानों से कितनी कितनी फोर्स सुबह कितने बजे हजरतगंज चौराहे पर लाई जाएगी, किसको रिपोर्ट करेगी, कौन किस पर कमांड करेगा, और फिर वहाँ पर SP सिटी साहब स्वयं मौजूद रहेंगे। इन सब के बाद अगले दिन सुबह 10 बजे, यानी कि ये घटना थी 9 अप्रैल को, यानी अगले दिन 9 अप्रैल को, 8 अप्रैल की घटना थी। 9 अप्रैल को 10 बजे मैं, हमारे SP सिटी आशुतोष पांडे और उस समय सिटी मजिस्ट्रेट रहे अनिल दमेले साहब पहुंच गए। LIU वालों को लगा रखा गया था कि जब ये लोग वहाँ से चलें अपने कार्यालय से तो बता दिया जाए, संख्या का अंदाज़ा भी बता दिया जाए, ताकि हम लोग यहाँ पर तैयार रहें। हजरतगंज चौराहा सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है, सबसे ज़्यादा चलने वाला चौराहा है। वहाँ अगर आप थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को होल्ड कर दीजिए तो अफरा तफरी मच जाती है, और पुलिस का हमेशा प्रयास रहता है कि किसी भी कारण से, किसी भी घटना की वजह से या अन्य किसी कारण से वो चौराहा जाम न होने पाए। और जब लोग कॉल देते थे, पॉलिटिकल कॉल, तो वो जाम करने की चेष्टा इसलिए करते थे कि पब्लिक परेशान होगी तो हम अखबारों में छपेंगे कि हम किस कारण से चौराहे को जाम कर रहे थे। ये द्वंद्व ज़माने से चला आ रहा है, आज भी यही द्वंद्व हजरतगंज चौराहे को लेकर है। हालांकि अब बहुत ढेर सारे फ्लाईओवर बन गए हैं, बहुत ढेर सारे वाया मीडिया बन गए हैं कि ज़रूरी नहीं है कि लोग वहाँ के अलावा कहीं और से जा नहीं सकते।
लेकिन फिर भी वो हज़रतगंज को लखनऊ का दिल कहा जाता है, लखनऊ का हार्ट कहा जाता है। 11 बजते बजते धीरे धीरे लोग वहाँ पर जीपीओ पार्क पर, कॉर्नर में जीपीओ पार्क है, वहाँ आने लगे। गांधी जी की एक प्रतिमा है, उसकी सीढ़ियों पर लोग बैठने लगे। आधे पौन घंटे में भीड़ बढ़ने लगी और जब पर्याप्त संख्या हो गई तो वहां से उन लोगों ने निकलकर हजरतगंज आने का प्रयास शुरू किया। नारे लगाते रहे, पुलिस के विरोध में बहुत ही गंभीर नारे, सरकार के विरोध में बहुत बड़े बड़े नारे लगाते रहे। पुलिस को एकदम तैयार कर दिया गया। पहले एसपी सिटी साहब ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। इसी बीच में उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस पर पत्थर मार दिया। ये हमेशा होता है। जो लोग कानून व्यवस्था की स्थिति को डील करते हैं, लखनऊ को जानते हैं अच्छी तरह से, कि जब जिद्दोजहद शुरू होती है कि वो आगे जाना चाहते हैं, पुलिस उनको जाने नहीं देना चाहती, तो कहीं न कहीं से कोई न कोई पत्थर आके गिरेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी धरना दे रही होती है वो आरोप लगाती है पुलिस ने खुद ही पत्थर फेंकवा दिया, और प्रशासन कहता है कि साहब उन लोगों ने पथराव कर दिया, मेरे पास मजबूरी के अलावा, लाठीचार्ज के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब पत्थर पड़ गए तब ऐसा लगा कि स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी, और फिर अगर एक बार ये हजरतगंज चौराहे पर आ गए तो इन्हें वहाँ से हटाना मुश्किल होगा। अनिल दमेले, सिटी मजिस्ट्रेट, और आशुतोष पांडे साहब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब पुलिस का बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश किया। इस बीच में पुलिस कई पत्थर पड़ चुके थे, उस पर पत्थर खा के घायल हो चुकी थी। लाठीचार्ज का आदेश पाते ही फिर जो होना था वही हुआ। आधे घंटे तक पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आधे घंटे बाद एक आदमी भी वहां नहीं रह गया और स्थिति नियंत्रण में आ गई। ये घटना चूंकि बहुत बड़ी थी और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे, तो अगले दिन की वो पेपर कटिंग, मैंने आपको बताया है कि पेपर कटिंग रखता था मैं, खाली इस जानकारी के लिए कब कौन सी घटना कहाँ हुई थी। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का दूसरा कोई साधन नहीं था। समय इतना नहीं था उस भाग दौड़ में कि पूरी घटना को डायरी में नोट किया जाए। कभी कभी डायरी में भी पॉइंट वाइज कि इस तारीख को ये हत्या हुई, ये लूट हुई, ये हुई, फलां जगह हुई, या अगर कोई पकड़ा गया तो उसके बारे में कि फलां लूट में ये आदमी पकड़ा गया था, ताकि एक रेडी रेफरेंस अपने पास रहे। ऐसी अगर कोई और घटना कहीं होती है हमारे क्षेत्र में तो हमें आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिल जाए। मैं वो पेपर कटिंग भी आपको दूंगा। आज की घटना, आज की घटना में 5 लोगों को बीच शहर बनारस में अत्याधुनिक हथियारों से मार डाला गया। ये लोग पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट लोग थे बनारस के लिए। पक्ष में थे, विपक्ष में थे, ये अलग बात है, लेकिन ये लोग पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट थे। किसके खिलाफ एफआईआर हुई, विवेचना के बाद कौन गिरफ्तार हुआ, और ट्रायल में क्या हुआ, चूंकि ये घटना 24 साल पहले की है तो मैं कोशिश भी करके इस बात का पता नहीं लगा सकता। बनारस के कुछ हमारे मित्रगण, मेरे बंधु, हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग कमेंट करते हैं। हो सकता है कोई इसको नज़दीक से देख रहा हो तो वही बता पाएगा कि हुआ क्या, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ उस दौर के अपराध, अपराधी और पुलिसिंग के बारे में आपको अवगत कराना है कि हम कितना तंग हाथ थे उस समय पुलिसिंग करने के लिए। लेकिन जो मेरा अंदाज है कि क्या हुआ होगा, एफआईआर लिखाई गई होगी, उसमें 4-5 विरोधियों को नामजद किया होगा, उसके आगे 5-6 अन्य नाम पता अज्ञात, सूरत शिनाख्त, ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता था उस ज़माने में, सूरत शिनाख्त, यानी मैं उनका नाम पता नहीं जानता, लेकिन सामने पड़ जाएंगे तो पहचान लूँगा कि ये वो घटना में जो थे ये वही हैं कि नहीं हैं। तो 4-5 लोग नामजद हुए, 5-6 लोग अज्ञात, सूरत शिनाख्त, कि मिलते ही मैं पहचान लूँगा। उस ज़माने में
जैसे वो अपने घर से चले और नरिया चौराहे के पास जहाँ ये घटना हुई करीब 20 किलोमीटर चले होंगे, लेकिन एक भी सीसीटीवी फुटेज 1 महीने तक पुलिस को नहीं मिली। आज ये संभव ही नहीं है। आप 50 कदम चलेंगे, कोई न कोई सीसीटीवी फुटेज आपको कवर कर लेगी। पर्सनल लोगों की, सरकारी लोगों की, खंभों पे सब जगह सीसीटीवी लगा दिए गए हैं और बहुत आसान हो गया है उसकी वजह से अपराधियों तक पहुंचना। आज की तारीख में अपराधी सीसीटीवी को बचा के अपराध करता है। डकैत या जो लुटेरे हैं मार्केट में बड़ी दुकानों पे धावा बोलते हैं, पहला काम ही वो यही करते हैं कि सीसीटीवी उखाड़ देते हैं, उसका डीवीआर उखाड़ कर अपने कब्जे में ले जाते हैं, उसको लेके चले जाते हैं। तो इतने बड़े रास्ते में वो निर्वाचित अध्यक्ष के पास गए, हारे हुए महामंत्री के पास गए, डॉक्टर केपी यादव के पास गए, एसएसएल हॉस्पिटल सरसुंदरलाल हॉस्पिटल गए विधायक जी को, सत्यप्रकाश सोनकर जी को देखने, वहाँ से वापस लौटे। इतना रास्ता तय करने के बाद भी एक भी सीसीटीवी फुटेज इस घटना की नहीं मिली। उस ज़माने में एफआईआर में जो उस ज़माने के लोग होंगे जिनका वकालत पेशे से संबंध होगा, वो जानते होंगे कि इस तरह की घटनाओं में एफआईआर लिखाने के लिए अपने वकील से तहरीर लिखाई जाती थी कि कोई ऐसी कमी न हो जाए कि वकील साहब कहें तो आपने गलत लिखा दिया था, सारे केस का सत्यानाश हो गया। वकील इसमें मदद करते थे और वही लिखवाते थे जिनसे रंजिश है या जिन पर शक है या जिनके लिए उनको अंदाज है कि ये लोग हो सकते हैं, उनको नामजद करिए और बाकी लोगों को अज्ञात में सूरत शिनाख्त में डाल दीजिए कि देखते ही पहचान जाऊंगा। रही बात गवाहों की, और 4-5 ये सूरत शिनाख्त इसलिए लिखाए जाते थे कि मान लिया कि असली अपराधी मिल गए, किसी दूसरे केस में मिल गए, पूछताछ में पता लग गया, या पुलिस की मेहनत से मिल गए, या उनको अचानक मिल ही गए, तो जब सही अपराधी मिल जाएंगे और नामजद 5 आदमियों को कर दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे, केस पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो जब असली अपराधी मिल जाएं तो वही 4-5 व्यक्ति, नाम पता ज्ञात, सूरत शिनाख्त, उसी में वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे। सूरत शिनाख्त तो पुलिस करा ही देगी। इसलिए ये स्कोप एफआईआर में रखा जाता था, क्योंकि उसको क्रॉस चेक करने के लिए कोई और साधन नहीं था। मोबाइल थे नहीं, सीडीआर से लोकेशन पता नहीं लग सकती थी, गवाह तैयार करके उन्हीं से गवाही दिलवाई जाती थी। जो लोग नामजद किए गए हैं या किए जाते थे उस दौर में इस तरह की बड़ी घटनाओं में, वो चाहे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई कहीं भी रहे हों, लेकिन गवाह जब अदालत में खड़े होंगे, विवेचना अधिकारी के सामने जाएंगे, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि वो बाएं से आ रहे थे, 2 कदम पीछे हुए, फिर 1 कदम आगे हुए, और फिर वो आगे उन्होंने ललकारा, फिर अपने उससे टेंट से उन्होंने पिस्टल निकाली और फिर इस तरह से गोली मारी। बिल्कुल परफेक्ट गवाह तैयार करते हैं और गवाह को उस ज़माने में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वकील गवाह रेडीमेड आपको दे देंगे। स्टैंड करने वाला गवाह कहते थे पक्का वाला गवाह है, पैसा लेते थे और गवाह आपके लिए हाजिर कर देते थे। और ऐसे केसेस में जहां पुलिस बहुत दबाव में होती थी, पुलिस खुद भी ऐसे गवाह तैयार कर लेती थी, क्योंकि उसको विवेचना की फॉर्मेलिटीज़, औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। उसे यह साबित करना होता था कि ये अपराधी है और घटना में यही शामिल था। क्यों शामिल था, इसके लिए उन्हीं 4-6 लोगों के बयान और समयी साक्ष्य और जो भी साक्ष्य मौके पर वो क्रिएट कर सकते हैं, उसको क्रिएट करके बताया करते हैं। सारे गवाह जो भी, चाहे वो रेडीमेड गवाह वादी लेके आए, चाहे उनका वकील दे जाए या पुलिस तैयार करे, उनकी गवाही लिखकर केस को एकदम परफेक्ट करके, उसकी सारी औपचारिकता पूरी करके, सरकमस्टांशियल एविडेंस अगर इससे भी नहीं बन रहा है तो सरकमस्टांशियल एविडेंस 2-4 डाल के और फिर चार्जशीट सबमिट कर दी जाती थी। यही वजह है कि उस समय कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की संख्या बहुत ज़्यादा थी।
कॉन्ट्रैक्ट किलर भी जानते थे कि मुझे पैसे से मतलब है, नामजद तो वही होगा जिससे इसकी दुश्मनी है, जिसने हमको सुपारी दी है मारने के लिए। वो झेले, वो जाने, उसका काम जाने। उन्होंने पैसा लिया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की और निकल गए। अगली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए लोग फिर उनसे संपर्क करते रहे। और उस ज़माने में इसीलिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का बड़ा दबदबा था, उनकी बड़ी पूछ थी, पैसा दीजिए, काम कराइए। जाने कितने अपराध उस वक्त के ऐसे ही आज की तारीख में फाइलों में दफन हैं, क्योंकि संसाधन नहीं थे। पुलिस के पास भी ऐसे संसाधन नहीं थे जिससे वो फुल प्रूफ चार्जशीट सबमिट करे। जो कुछ था यही गवाहों के बयान पर था। एक चीज़ और उस समय बहुत ज़्यादा की जाती थी कि किस बोर का कारतूस है, कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, जहाँ पहले हुआ था वहाँ कौन कौन पकड़ा गया था। पुलिस उसी में टैग कर देती थी कि ये उसी का है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट अपना निकलवाती थी, कैसे निकाली जाती है आप समझ सकते हैं, और उसके बाद केस का खुलासा हो जाता था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा मकसद जो पुराने उस दौर की घटनाएं बताने का है, कोई आपको डराना नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटना उस ज़माने में बहुत हुई हैं, अभी बहुत ढेर सारी मैं आपको बताऊंगा। और हमें उम्मीद है कि आप उस दौर के अपराधियों और पुलिसिंग का अंदाज़ा इन घटनाओं से लगाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि उस दौर में किस तरह के क्राइम हुआ करते थे, कितने बेखौफ बदमाश हुआ करते थे। 20 सड़क पर ट्रैफिक रोककर 5-5 लोगों को ऑटोमेटिक वेपन से मार देना और चले जाना। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हो सकता है मैं बाहर जाना चाहता हूँ कुछ अपने व्यक्तिगत काम से। अगर रहा या टाइम से आ गया तो कल की किस्सा गोई का अंक होगा, अगर नहीं आ पाया तो फिर उसके अगले दिन सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।